हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बोल रहा है कि प्रस्तावना होता क्या है, ठीक है, यानी प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो बोल रहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान की आदर्शों, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत, संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। यानी प्रस्तावना होता है क्या है, हमारा संविधान बहुत ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं और संविधान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोल रहा है कि प्रसिद्ध न्यायविद संविधान विशेषज्ञ व्यक्ति, उनका नाम था N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना क्या बोला, परिचय पत्र बोला, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, पंडित नेहरू ने क्या बोला था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ है। यही कारण से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से प्रभाव है। यानी ये अमेरिका से लिया गया भले, लेकिन उसका भाषा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। अब बोला प्रीएम्बल, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो आप पढ़ सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्रस्तावना है। तो इसी में एक डेट दिया, याद रखिएगा कि हमारा संविधान कब बना है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, बन के तैयार किया हुआ संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है, प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या बोल रहा है। तो इसमें बोला गया है, एक मिनट रुकिए, प्रस्तावना के स्रोत, तो हम भारत के लोग अर्थात जनता हो गया। संविधान का स्वरूप क्या बोल रहा है, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और अगर हम बोले संविधान का उद्देश्य क्या है, तो बोल रहा है न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता हो गया। अब देखिए इसमें बोल रहा है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, हम भारत के लोग, यू द पीपुल ऑफ द इंडिया, ठीक है, अर्थात भारत के लोगों द्वारा हम इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया गया, स्वयं अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता से समर्पित है, सही है। अब देखो बोल रहा है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव और प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की सक्षम होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला गया, तो आंतरिक मामले मतलब राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, और बाहरी मामले मतलब हो गया मित्र हो गया, शत्रु संधि मतलब किसको दोस्त बनाता है, किसको दुश्मन, ये भारत का आंतरिक मामला है। राष्ट्रकुल यानी भारत एक स्वतंत्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठनों की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत भी संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आपेश लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता है, मतलब भारत, आपको पता होगा कि यूएनओ का सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा भारत राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत एक गुलाम देश है, नहीं, भारत एक संपूर्ण, एक अखंड राष्ट्र, क्या बोल सकते हैं, ये एक किसी भी अधीन वाला राष्ट्र नहीं है, ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं ये प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसमें देखिए इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों में जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम और भारत में बाध्यकारी भी नहीं है। भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता परित्याग कर सकता है। नेहरू जी ने उक्त कथन किया था कि हम स्वेच्छा से किया गया करार है, इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा। सभी प्रकार के आदेशों का खंडन है, मतलब भारत किसका सदस्य बनता है ये भारत का अपना मामला है। भारत किसी भी कानून को मानने ना मानने में ये बात नहीं है, ये सरकार का अपना मामला होता है, यानी देश का मामला होता है कि भारत किसे सदस्य बने और किसी सदस्य को छोड़ भी सकते हैं। अब आया समाजवाद।
समाजवाद की विचारधारा जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर समानता। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी का विचारधारा से संबंधित है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व लक्षण मौजूद है। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब P+P मतलब प्राइवेट प्लस पब्लिक का इसमें माना जाता है। आय और जीवन का स्तर, असमानता, गरीबी, बीमारी में कम करना हो गया। संपत्ति के केंद्रीकरण प्रवृत्ति रोकना मतलब संपत्ति एक व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। योजना आयोग, जिसे अब इसका नाम रख दिया है नीति आयोग, एक लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति की दर्शाते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, मूल रूप से भारतीय संविधान यह शब्द भले ही ना रहे, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसंस्कृतिक विरासत को सुधारपूर्ण तरीके से समझे हुए हैं। पंथ निरपेक्षता तात्पर्य धर्म राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में 25-28 में कहा गया है। किसी भी धर्म ग्रंथ तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त की है। यही कारण है कि बहु धर्मावलंबी भारतीय समाज प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित होता है। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्ताव में नहीं था, 4276 में से जोड़ा गया है प्रियम्बल में। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिप्राय शासन की संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियाकृत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्य दो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता की सीधे भागीदारी, ये स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार शस्त्र है जिसका प्रयोग लोकतंत्र की निखारता है, जैसे परिप्रेक्षा, पहल, इनिशिएटिव, प्रतिवर्तन, प्रत्याशी का वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल, जनमत संग्रह। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद को अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होती है। संविधान के प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसका मूल सामाजिक लोकतंत्र ना ही हो। गणराज, एक गणतंत्र अथवा गणराज्य के राज प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों को निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत के राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन संचालन होता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता को निहित होती है। न्याय, तो बोल रहा है न्याय में अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना, किसी वर्ग के विशेषाधिकार का उल्लंघन न करना, ताकि शांतिपूर्ण समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। लिबर्टी, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध करना और संपूर्ण विकास पर अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान में उद्देश्य का विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया जाता है। इन अधिकारों के न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया। समता, संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को उल्लेख किया गया, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता की नींव, सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, जिसमें अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, पेश, जाति, धर्म आदि से भेदभाव में दूर संविधान की समझ समान है। उनमें लोक नियोजन के इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वह न ही सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। बंधुत्व यानी फर्टिलिटी, बंधुत्व का अर्थ होता है सभी नागरिकों के बीच एक होने वाले भाव जागृत करना, सम्मान, भाईचारा का विकास करना। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के माध्यम से बंधुत्व की भावना प्रोत्साहित करना। व्यक्ति गरिमा, के मुंशी के अनुसार व्यक्ति को गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदा सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है। तब मौलिक कर्तव्य तहत प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य माना गया है कि वह अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखेगा। 42 संविधान संशोधन 76 में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
इंपॉर्टेंट देखिए उसका प्रस्तावना का। प्रस्तावना भारतीय संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा, संविधान की दर्शन के सबसे झलक दिखती है। इसमें सब राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, उसका ठीक ठाक और जानने की कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अलादी कृष्ण अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमें दीर्घकालिक सपनों बिगाड़ देती है। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र जनकुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या होगा, हम किस दिशा में जा रही है, उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग और नहीं। बेरोजगारी मामले 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह ना तो विधायक की शक्ति का स्रोत है, ना ही इसकी शक्तियों को प्रतिबंध लगा सकती है या कि न्यायिक अर्थात इसे न्यायालय की अनुमति नहीं दिया सकती है। इसे सज्जन सिंह राजस्थान 1964 में न्यायपूर्ति माधवलकर प्रस्तावना के संविधान में अंग न होने के विषय पर उच्चतम न्यायालय में पूर्व निर्णय पर विचार किया जाने की जरूरत को ध्यान आकर्षित किया। गोलकनाथ 1967 में प्रस्तावना विषय में कहा कि संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। अंततः केशव भारतीय बनाम केरल में 1976 में कहा गया है कि अधिकांश न्यायाधीश द्वारा वाद विवाद के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है। देखिए 368 में संविधान संशोधन होता है, संशोधनीय हो गया, संशोधनीय नहीं होता है। ठीक है, केशव भारतीय बनाम केरल राज्य में बेरोजगारी संघ के 60 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय लेकिन मूल ढांचे संबंधी विषयों को संशोधन संभव नहीं है। संशोधन नहीं क्योंकि संविधान का भाग नहीं है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उद्देशिका के उस भाग को संशोधन नहीं किया जाता जिसमें आधारभूत ढांचे संबंधित हैं। 4276 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया जिसमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस क्रांति 1789 में लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 में फ्रांस की रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार कहा गया है। नास्तिक राज्य मतलब जो राज्य सभी धर्मों को विरोध करता है। सिद्धांतिक राज्य जो ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म है, जैसे श्रीलंका का। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना, जैसे भारत। थैंक यू दोस्तों।